नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान है और हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इस दौरान हमने भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ना शुरू किया था और अब तक हम भारत के 4 फिजिकल डिवीजन के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसमें हिमालय, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान सम्मिलित है। अब हम अगला जो हमारा फिजिकल डिवीजन है उस पर बात करेंगे और वो है द्वीप समूह, आइलैंड्स जिसको हम कहते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत में मैं आपसे इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी पूछूंगा। तो शुरू करते हैं। भारत के द्वीप समूह। अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। और इन दोनों जलीय क्षेत्रों में ही कुछ द्वीप समूह हैं जो भारत का हिस्सा है। उनमें से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो 1869 में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना था और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो 1956 में भारत का एक प्रशासनिक एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था इसको। और दूसरा अगर हम देखें तो अरब सागर में, यानी कि जो भारत का पश्चिमी तट है उसके पास में केरल के भी पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। और इस लक्षद्वीप की बात करें तो इसको भी प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो 1956 में जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो उस समय भारत में मर्ज करके इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो ये तात्कालिक जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था उसका एक पोर्शन था, लेकिन 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। और इसका लक्षद्वीप जो नाम है वो तो 1973 में दिया गया है इसको। और ये जो इसके द्वीप हैं ये बहुत ही नीचा हिस्सा है, समुद्र से बमुश्किल 2 से 5 मीटर हाइट पर स्थित है। इनकी इनकी ज्यादा हाइट नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये मालदीव जो है उसको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि 2 से 5 मीटर की हाइट पे है तो अधिकांश द्वीप तो 1 मीटर पानी ऊपर उठा समुद्र तल का तब भी डूब जाएंगे। तो एक एक करके हम इन दोनों द्वीपों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। देखिए, ये पूरा जो रीजन है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ 2 द्वीपों के अलग अलग समूह हैं और अगर इन समूहों की हम बात करेंगे तो उत्तर वाले जो द्वीपों का ग्रुप है उसको हम कहते हैं अंडमान द्वीप, और जो दक्षिण वाले ग्रुप हैं उनको हम कहते हैं निकोबार द्वीप, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब इनके कुछ द्वीपों पर नजर डालें तो जैसे अंडमान में नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, लिटिल अंडमान। इसी तरह से यहाँ देखें तो कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार है, यहाँ तारासा है, बोम्पोका है। इस तरह से इसके कई सारे द्वीप हैं अलग अलग। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इन दोनों को एक चैनल के द्वारा अलग कर दिया जाता है। वो चैनल है 10 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्थ में है, ये साउथ में, इसके बीच में यहाँ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और उसी के सहारे ये दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में पानी वाला एक चौड़ा हिस्सा है, तो इसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल से ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री ही है वो। इसके नॉर्थ में लिटिल अंडमान द्वीप है जो अंडमान का है, और इसके दक्षिण में कार निकोबार द्वीप है जो निकोबार द्वीप समूह का। तो 10 डिग्री चैनल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम अंडमान निकोबार की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो अंडमान में कुल 550 द्वीप होंगे, छोटे छोटे हैं मैक्सिमम तो, लेकिन उनमें से 28 कुछ बड़े हैं तो उनके ऊपर पॉपुलेशन रहती है 28 द्वीपों पर। अगर हम नॉर्थ से साउथ इसका पूरी लेंथ देखें तो ये लगभग 467 किलोमीटर है, और चौड़ाई अगर हम देखें तो ये 52 किलोमीटर के आसपास है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिडल अंडमान है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है।
इसी तरह से अगर हम निकोबार की बात करेंगे तो इसमें कुछ 22 द्वीप हैं, इनमें से 10 पर लोग रहते हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। इसकी कुल लेंथ की बात करेंगे तो लगभग ये 259 किलोमीटर है, और ऐसे चौड़ाई में 58 किलोमीटर है। जो ग्रेट निकोबार है वही इसका सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे प्रमुख द्वीप हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 550 प्लस 22 यानी कि 572 आइलैंड्स हैं सब मिलाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पिक कहते हैं, सैडल चोटी 732 मीटर ऊंची है। ये नॉर्थ अंडमान में, यहाँ पर उसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है, नॉर्थ अंडमान के। और इसी तरह से अगर हम निकोबार की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो उसका नाम माउंट थुलर है, 642 मीटर हाइट पर है, और ये ग्रेट निकोबार के नॉर्थ हिस्से में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बने हैं। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये कहती है कि ये जो अराकान योमा पर्वत है म्यांमार के अंदर, और वही पर्वत ऐसे फैला हुआ है कंटिन्यूस बिल्कुल इंडोनेशिया तक। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है वो कम ऊंचा होने की वजह से इस पर्वत का बीच में पानी में डूब गया है, और इसके कुछ ऊंचे ऊंचे हिस्से हैं वो अभी भी बाहर नजर आते हैं। तो एक कंसेप्ट तो ये है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको मान्यता नहीं है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो वोल्केनिक आइलैंड्स का है, ज्वालामुखी द्वीप का है। इस चीज को कुछ ज्यादा ही मान्यता मिली हुई है, क्योंकि ज्यादातर ये जो द्वीप है वो ज्वालामुखी से बने हुए, मतलब समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा बाहर आके जमता गया, और फिर वो इतना ऊंचा जम जम के बाहर निकल गए, तो इस समय द्वीप बन जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। तो ये कुछ उदाहरण इसके भी मिलते हैं। साथ ही कुछ उदाहरण यहाँ पर कोरल द्वीप के भी हैं, कोरल आइलैंड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग कंसेप्ट है। हम ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे तो इसके उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो ये बैरन द्वीप पर है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये पोर्ट ब्लेयर है, और इस पोर्ट ब्लेयर से आप देखिए 140 किलोमीटर दूर बैरन द्वीप स्थित है। और इस बैरन द्वीप को हम इसलिए जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि है उसके ऊपर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। कुछ उदाहरण है भी तो सारे शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र यही है। और ये अगर हम देखें, पहली बार इसमें ज्वालामुखी विस्फोट का रिकॉर्ड 1787 में हमने दर्ज किया था। इससे पहले भी रहा होगा, पर हमारी जानकारी में यही है। और उसके बाद ये 10 बार इसमें विस्फोट हो चुके हैं। 150 वर्षों तक ये पिछले 150 वर्षों में शांत था, उसके बाद फरवरी 2017 में एक बार फिर से सक्रिय हो गया। तो इस तरह से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इस बात का उदाहरण है कि हाँ, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम प्रवाल द्वीप के बारे में बात करें तो उनके उदाहरण भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ कई सारे ऐसे द्वीप हैं जो प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। और यहाँ मुख्यतः जो प्रवाल द्वीप है वो फ्रिंगिंग रिप्स है, तटीय प्रवाल द्वीप हम इसको कहते हैं। और सवाल ये कि प्रवाल क्या होता है। ये इस तरह के पानी में रहने वाले जीव हैं, रंग बिरंगे लाखों प्रकार के होते हैं ये। तो ये क्या, अपनी बॉडी पूरी चूने की बनी हुई होती है, चूना ही खाते हैं ज्यादातर। ये समूह में रहते हैं, लाखों करोड़ों एक साथ रहते हैं। तो ये वही खोल बनाते हैं, अपना सेल या शेल्टर जो भी कहें वो बनाते हैं, फिर वही मरते रहते हैं, उसके ऊपर दूसरा शेल्टर बनाता है, तीसरा। तो उनकी जो डेड बॉडी जो है, जिनको हम पॉलिप भी कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं, कोरल भी कहते हैं, तो इनकी डेड बॉडी जमती रहती है और फिर ये ऊपर की तरफ आते रहते हैं। क्योंकि ये पानी से बाहर तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब ऐसी सारी दीवार की तरफ बन जाता है और फिर कोई अपलिफ्टमेंट हो नीचे से, तो वो फिर बाहर निकल के द्वीप बन जाता है। तो इस तरह के द्वीपों के उदाहरण भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो 3 अलग अलग थ्योरी है इनके निर्माण से संबंधित। अगर हम इस अंडमान को देखें तो इसका सबसे जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसको लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। और इसका सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो निकोबार में स्थित है, जिसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह से आप देखिए, ये जो लैंडफॉल आइलैंड है और यहाँ एक कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड पर म्यांमार का कब्जा है, वो उसके अधीन है। तो इस कोको आइलैंड और इस लैंडफॉल आइलैंड के बीच में यहाँ से सारे जहाज गुजरते हैं, और इसको हम कोको वाटर रूट कहते हैं। कोको वाटर रूट बिटवीन लैंडफॉल आइलैंड और कोको आइलैंड म्यांमार का है ये।
तो यहीं से वो सारे जहाज, मतलब जितने भी जहाज यहाँ से निकलकर इधर जाना चाहे तो वो यहाँ से, और इधर से निकलकर इधर जाना चाहे तो इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसको कोको वाटर रूट कहा जाता है। दूसरा, इसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ डंकन पास है बिटवीन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में यहाँ से भी जहाजों की आवाजाही हो सकती है, तो उसको हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप जो इसको नाम दिया गया वो तो 1973 में दिया गया। संस्कृत भाषा का शब्द लक्षद्वीप मतलब 1,00,000 द्वीप, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 36 द्वीप हैं टोटल मिलाकर के। ये पूरा रीजन है जहां पर ये स्थित है, और कोच्चि से इसकी जो दूरी है इन सब द्वीपों की लगभग वो 220 से 440 किलोमीटर के आसपास अलग अलग जगह पर स्थित है। इन 36 द्वीपों में से केवल 10 ऐसे हैं जहां पे लोग रहते हैं, पॉपुलेटेड है, बाकी जनसंख्या नहीं रहती, और बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत नीचे भी है। इनकी अधिकांश जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2 से 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर ही है। 2 से 5 मीटर का रेंज आप ले लीजिए, अधिकांश उसी हाइट पर स्थित है। टोटल एरिया इनका 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कोरल द्वीप है, ये शुद्ध रूप से कोरल द्वीप है, इसमें कोई विवाद नहीं है। सिंपली ये कोरल द्वीप है, और इसीलिए इनकी हाइट ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोरल पानी के बाहर तो जिंदा नहीं रह सकते, तो बहुत ऊंचाई पर जाकर मतलब द्वीप का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये सारे कोरल आइलैंड है, और इनको हम लोकल भाषा में समुद्र पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि निकले तो समुद्र के अंदर से ही है, तो समुद्र पुत्र कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ जो कुछ मेजर मेजर जो द्वीप हैं वो मैंने यहाँ उनको लोकेट करने की कोशिश की, जैसे बित्रा है, चैटलेट है, किल्टन, कैडमाट, ये थिंकारा, अगाती है, अमीनी दीवी, ये इसी तरह से कल्पेनी, यहाँ पर सुहेली, कवरत्ती इसकी राजधानी है, कवरत्ती। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर एक मिनिकॉय है जो थोड़ा दक्षिण में है, और शेष जो ये आइलैंड है उनके और मिनिकॉय के बीच में ये 9 डिग्री चैनल गुजरता है, क्योंकि यहाँ 9 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, तो इसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं। ये मिनिकॉय को शेष द्वीपों से अलग कर देता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कल्पेनी और मिनिकॉय के बीच में, या कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या किसी भी आइलैंड के लिए हम ये बात कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए मिनिकॉय और इधर मालदीव है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में वो 8 डिग्री चैनल है, क्योंकि आपने मैन भारत में पढ़ा था कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है उत्तरी अक्षांश में, और ये 8 डिग्री जो पानी वाला चैनल है इसको हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को मालदीव से या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर देता है, और 9 डिग्री मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग कर देता है। इसी तरह से हमने उधर 10 डिग्री भी देखा था बंगाल की खाड़ी में। ये जो लक्षद्वीप है उसको हम पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, पर्यटन के हिसाब से ये बहुत सुंदर जगह है भारत की दृष्टि से अगर देखें। और ये देखिए छोटे छोटे आइलैंड है, और इनकी हाइट समुद्र तल से ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे हैं, 2-3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, बस इतने ही ऊंचे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई और मीन सी लेवल अगर थोड़ा भी बढ़ा तो सबसे ज्यादा दुनिया में खतरा इसी देश को है कि पूरा डूब जाएगा ये। तो इसीलिए ये बहुत चिंता में है अभी कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अब कितना छोटा आइलैंड है, अब थोड़ा सा भी मीन सी लेवल डूबा और बढ़ा तो डूब जाएगा ये। इसी तरह से ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है, पर्यटन के हिसाब से ही है, बस बस ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं सारे। यहाँ देखिए, ये देखो कितना छोटा द्वीप है। तो हमारे ये 2 द्वीप समूह थे और उनकी कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई। अब हम इनके बारे में कुछ आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं और आप इनका जवाब दीजिए। सबसे पहला, 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है? अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? कोको वाटर रूट किन द्वीपों के बीच स्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर अभी नहीं याद आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार आप फिर से देख सकते हैं और इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगला वीडियो हम पढ़ेंगे भारत के अंतिम फिजिकल डिवीजन का, जिसका नाम है थार का डेजर्ट। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने आसपास पानी और पेड़ों को बचाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।